नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो जिनको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है। तो कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी रमा की है। तो शुरू से बताता हूँ। रजत के पापा सरकारी नौकरी करते थे। वर्षों पहले ही गांव छोड़कर परिवार संग शहर आ बसे थे। बढ़िया स्कूल और कॉलेजों में रजत को शिक्षा मिली थी। रजत के चाचा शंभू आज भी परिवार संग गांव में रहकर ही खेती बाड़ी करते थे। एक दिन जब वह शाम को घर लौटा तो उसे वहां कुछ तनावपूर्ण माहौल दिखा। पूछने पर माँ ने बताया, बेटा हमें आज ही गांव में तेरे चाचा जी के पास जाना होगा, क्योंकि रमा आजकल कुछ बीमार सी चल रही है। रजत के चाचा शंभू की लड़की का नाम रमा था। फिर इसमें चिंता करने की कौन सी बात है माँ, ठीक हो जाएगी वो, रजत ने कहा। मायूसी भरे स्वर में बोली वह, बेटा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ना दवा से ठीक होती है और ना ही दुआ से। रजत को माँ की यह अजीब सी बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी। उसकी माँ संता फिर से बोली, तुझे कैसे समझाऊं बेटा कि रमा पर किसी बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा है। ऐसा आत्मा जो किसी अकाल मृत्यु प्राप्त इंसान की है। यह सब बकवास बातें हैं माँ। ओ गॉड, आज की दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और एक हम है जो आज भी इन अंधविश्वास पर अटके हुए हैं। जिस पर बीतती है वही समझ सकता है बेटा। दुनिया में आज भी सब कुछ मौजूद है। तुम्हारे मानने या न मानने से सच बदल थोड़ी जाएगा। ओ माँ, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं भी आपके साथ गांव चलूँगा। बोलिए कब चलना है? आज ही बेटा, बल्कि अभी। रजत और उसकी माँ समता देवी कार द्वारा गांव रवाना हो गए। रजत के पिताजी उनके साथ नहीं जा सके थे, छुट्टी नहीं मिल पाई थी। करीब 2 घंटे का सफर तय करके वह गांव पहुंच। रजत की चाचा चाची ने जब उनको अपने सामने देखा तो वह बहुत खुश हो गए। रजत ने भी उन दोनों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। शहर में रहते हुए संस्कार नहीं भूला हमारा रजत। उसकी चाची मंगला के मुंह से खुशी भरा स्वर निकला। चाय पीने के बाद वे सभी आमने सामने बैठे थे और विषय थी रमा। उसका जिक्र आते ही मंगला कुछ मायूस हो जाती थी। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था संता बहन, मगर जाने किसकी नज़र लग गई हमारे घर को। मेरी प्यारी बच्ची का जाने क्या होगा अब? संता ने पूछा। मगर यह सब हुआ कैसे और इस समय रमा कहाँ है? रमा अपनी सहेली प्रिया के साथ उसके घर गई है, जहाँ उनकी और भी सहेलियाँ आई हैं। वह तो कहीं जाना नहीं चाहती थी, मगर मैंने ही उसे ज़बरदस्ती प्रिया के साथ भेज दिया ताकि उसका जी कुछ राजी हो जाए। वरना तो जो कुछ उसके साथ घट रहा है उसके बाद तो कोई डर के मर भी सकता है या फिर पागल भी हो सकता है। आखिर क्या हो रहा है रमा के साथ? मुझे बताओ चाची। इस बारे में पूछने वाला रजत था। यह इतना कुछ हो गया, आपने हमें बताया भी नहीं। जवाब शंभू यानी रजत के चाचा जी ने दिया। हमने सोचा कि सब ठीक हो जाएगा। सोचा तुम लोग को खामा-खाम क्यों परेशान करें, मगर किसे पता था कि सब कुछ इतना आसानी से हल होने वाला नहीं है। चाचा चाची की पहलूनुमा बातें सुनकर रजत की उत्सुकता और बढ़ गई थी। वह सब कुछ जानने को उतारू हो उठा था कि आखिर रमा के साथ ऐसा क्या था जिसने सबका चैन सुकून छीन लिया है। मंगला ने कहना शुरू किया। कॉलेज से लड़कियां का टूर घूमने जा रहा था, जिसमें रमा की बहुत सी सहेलियां भी जा रही थी। उन सभी के साथ रमा को भी हमने घूमने भेज दिया था। शिमला में घूमकर सभी बहुत खुश थे, मगर वापस आते वक्त रास्ते में एक जगह किसी ढाबे पर उनकी बस रुकी थी। खाना खाने के बाद वहां से थोड़ी दूर पर मौजूद एक मस्जिद को देखने कुछ लड़कियां चली गई थी। रमा भी उनमें से एक थी। वहां पर एक समाधि सी बनी हुई थी, जहां बैठकर रमा ने ढाबे से खरीदा एक लड्डू खा लिया था। उसके कुछ घंटों बाद उसकी आंखें जलने लगी थी, सिर भारी सा हो गया था। पहले तो हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फूड पॉइजनिंग आदि ही समझा, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि यह फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है। लेकिन यह सब तो शुरुआत भर थी। रात को रमा अपने कमरे में सो रही थी। रात को 12 या 1 बजे के बीच उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि उसे महसूस हुआ था जैसे
किसी ने उसको जोड़ कर उठाने की कोशिश की हो। अभी वह इस बात का अंदाजा ही लगा रही थी कि उसे वहम हुआ है या फिर सचमुच किसी ने उसे पकड़कर उठाने की कोशिश की है। तभी उसे लगा कि जैसे कोई उनकी छत पर टहल रहा है, क्योंकि उसे ऊपर से किसी की चलने की आवाज़ स्पष्ट महसूस हो रही थी। रात के इस वक्त छत पर कौन हो सकता है, यह बात उसके दिमाग में कूद रही थी। अब उसे थोड़ा डर सा भी महसूस होने लगा था। दूसरे कमरे में रमा के पापा और माँ सोए हुए थे। उसने सोचा कि क्या वो हमें जगाए। यह सोचते हुए बिस्तर से नीचे उतरी और अभी दरवाजे की ओर बढ़ ही रही थी कि खिड़की के पास उसे एक साया दिखाई दिया जो जोर जोर से सांस ले रहा था। रमा का दिल जैसे हलक में अटका। उसके मुंह से चीख ही निकल गई। उसकी चीख सुनकर दूसरे कमरे से दौड़कर हम वहां आए और उसे संभाला। इस घटना से वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। उस दिन के बाद से ऐसी ही अजीबोगरीब घटना उसके साथ घटने लगी थी। एक दिन तो मैंने भी ऐसा वाक़या देखा कि खुद में ही भयभीत हो गई, क्योंकि जब वह रमा के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो जो कुछ भीतर देखा उसे देखकर मैं सहम गई, क्योंकि कमरे के अंदर रमा नमाज पढ़ रही थी। अब आप लोग सोचो, रमा हिंदू है, नमाज कैसे पढ़ सकती है? हाँ, वो नमाज पढ़ रही थी। उसे ऐसा करते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और अब नमाज पूरी हुई तो वह बेहोश होकर लुढ़क गई। मंगला आगे कुछ कहना ही चाहती थी कि उसी समय वहाँ एक सुंदर सी लड़की भागी हुई आई, जिसका नाम प्रिया था। उसके चेहरे से हवाई सी उड़ रही थी और घबराहट में उसके मुंह से निकला, आंटी वह रमा। उसके मुंह से रमा का नाम सुनकर सभी चौंक से गए। क्या हुआ था रमा को? क्या वह ठीक थी या नहीं? सभी उस लड़की प्रिया के साथ उसके घर की ओर भागे। प्रिया से पूछा कि यह सब कैसे हुआ तो उसने बताया, रमा बाथरूम में गई थी। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकली तो अचानक से गिर पड़ी और वो उसे होश नहीं रहा। डॉक्टर भी जल्दी ही वहां पहुंच गए थे। उसने चेकअप करके बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, थकान और कमजोरी के कारण वह बेहोश हो गई है। इंजेक्शन और कुछ दवाई देकर वह चले गए। रजत ने प्रिया से कहा, आप रमा की अच्छी दोस्त हैं, क्या आप बता सकती हैं कि आजकल उसके साथ यह सब क्या हो रहा है? क्या वह किसी तनाव आदि से तो नहीं गुजर रही है या फिर सचमुच कोई दुष्ट आत्मा उसे परेशान कर रही है? प्रिया ने उसे एक तरफ चलने को कहा। रजत उसके साथ घर की छत पर चला गया। प्रिया ने रजत से कहा, मैं और रमा एक चिकित्सक से भी मिल चुके हैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मेडिकल साइंस के मुताबिक उसे मानसिक कारणों से यह सब हो रहा है। आपको इस बारे में क्या लगता है प्रिया जी, यह सब क्या है? प्रिया ने कहा, जहाँ तक मैं जानती हूँ रमा को जो कुछ हो रहा है उसका कारण मानसिक तो हरगिज नहीं हो सकता। यह कोई दुष्ट आत्मा है जो उसके पीछे पड़ी हुई है और इसका इलाज कोई पैरानॉर्मल विशेषज्ञ ही कर सकता है। प्रिया की बातों से रजत भी सहम सा गया। हालांकि वह इन सब में आज से पहले विश्वास नहीं रखता था, मगर अब उसे भी लगने लगा था कि रमा के साथ घटने वाली घटनाएं साधारण नहीं थी। रजत ने प्रिया का धन्यवाद किया। इस पर उसने कहा, इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है रजत, रमा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं हर हाल में उसके साथ खड़ी हूँ। रजत उससे प्रभावित हुए नहीं रह सका। रजत ने प्रिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। प्रिया ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ मिलाया। कुछ समय बाद रमा को होश आ गया था। उसे लेकर सभी वापस घर आ गए थे। कुछ समय बाद रजत ने अपने एक दोस्त रमन को फ़ोन मिलाया और किसी तांत्रिक का पता पूछा, क्योंकि रमन भूत प्रेतों पर विश्वास करता था और एक बार उसने बताया था कि उसके छोटे भाई को भी इसी तरह की समस्या हुई थी जैसे आज रमा के साथ हो रही है। उसने अपने भाई का इलाज किसी तांत्रिक से करवाया था। रमन ने शाम तक उसका पता और फ़ोन नंबर देने का वादा किया। जब कुछ सामान्य सी हुई तब रजत ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ था रमा? तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? रमा ने बताया, जब मैं बाथरूम से बाहर निकल रही थी तब मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से
मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं एकदम बहुत डर गई और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि कोई है जो मेरे पीछा करता है, मुझे बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा है। उसकी बात सुनकर कहा रजत ने, तुम चिंता मत करो रमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने आप को थोड़ा मजबूत रखना, क्योंकि डर इंसान को कमज़ोर बना देता है। रात का खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में चले गए थे। रात के 10 बज रहे थे, मगर रजत को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दोस्त रमन ने तांत्रिक से बात कर ली थी और कल ही रमा को वहां ले जाने का कार्यक्रम बना लिया था। रजत को ऐसा महसूस हुआ कि उसके सामने से कोई गुजरा और रमा के कमरे की ओर गया है। अभी इस घटना को कुछ ही मिनट गुजरे थे कि उसके कानों में किसी आदमी की हंसने की आवाज पड़ी। वह जल्दी से उठा और रमा के कमरे की ओर चल पड़ा। रमा के कमरे के दरवाजे से उसने जब अंदर झांका तो उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसके कदम कमरे के भीतर खींचते चले गए। रमा बेड के बीचों बीच बैठी हुई थी, उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। रजत उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि रमा के हाथ में कागज और पेन थे। वह कागज पर कुछ लिख रही थी। जब लिखे हुए पर रजत की नज़र पड़ी तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वह उर्दू लिख रही है, लेकिन रमा को उर्दू नहीं आता था। फिर यह सब कैसे संभव हो सकता है कि वह उर्दू भाषा लिख डाले। रजत अब उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि रमा के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें अंगारों सी लाल हो रही थी। वह अपने काम में इतनी मगन थी कि उसने रजत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यह सब देखकर रजत ने उसे पुकारा, इतनी रात को क्या कर रही हो रमा? मगर अब भी उसने रजत की ओर देखा तक नहीं। अब रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रमा तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब उसने गुस्से से रजत की ओर नज़र उठाकर देखा। उसके तेवर कुछ ऐसे थे कि वह कुछ सिहर सा उठा। उसे यह महसूस हुआ कि जैसे रमा उसे पहचानती ही ना हो। मैं रमा नहीं हूँ बच्चे। अचानक उसके मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज़ निकली, बल्कि उसकी मौत हूँ मैं। इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसके मुंह से यह सुनकर डर गया रजत। होश में आओ रमा, या तुम क्या कह रही हो? फिर से वह गुर्राया और बोला, मेरे और इस लड़की के बीच ना हो तो ठीक रहेगा, वरना इसका इंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब रजत वहां से बाहर निकला और जाकर चाचा चाची को जगाया। वह दोनों रजत के पीछे पीछे रमा के कमरे की तरफ चले, मगर जब सभी वहां पर गए तो हैरान रह गए, क्योंकि वह अपने कमरे में नहीं थी। घर के सारे कमरों में जाकर वह तीनों रमा को ढूंढने लगे। बाहर लान में खड़े रजत को एक परछाई सी नजर आई। जब उसने सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो वह सहम सा गया, क्योंकि रमा छत के किनारे पर खड़ी थी और उसके हाव भाव से लग रहा था कि जैसे वह छत से नीचे कूदने वाली है। रुको रमा रुको, चिल्लाते हुए रजत भागा छत की ओर। तब रजत जल्दी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने रमा को पीछे से पकड़कर वापस खींचा। पीछे पीछे शंभू और मंगला भी वहां पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर हावी थी, जो उसकी जान लेना चाहती थी। किसी तरह उसे पकड़कर नीचे लाया गया, मगर रास्ते में ही वह फिर से बेहोश हो गई थी। बाकी की रात सभी ने उसके पास बैठकर काटी। रजत यह सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर उसकी नज़र छत पर खड़ी रमा पर नहीं जाती तो पता नहीं क्या होता। अभी वह ऐसा कुछ सोच ही रहा था कि उसकी नज़र बेहोश रमा पर गई और वह चौंक पड़ा, क्योंकि रमा का चेहरा काला पड़ चुका था और बेहोशी की हालत में भी उसके मुंह से गुर्राहट सी निकल रही थी। अगले दिन सुबह 10 बजे के बाद रमन अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर रजत के चाचा के घर आ पहुंचा था। काले रंग के कपड़े पहने हुए था। वह उम्र 45 के आसपास रही होगी। लंबी दाढ़ी, मूंछों में सफ़ेदी झलक रही थी। माथे पर बड़ा तिलक लगा रखा था। उसने रमा को अब तक होश नहीं आया था। तांत्रिक ने पूरे घर का एक चक्कर लगाया।
कुछ बुदबुदाते हुए। जगह जगह अभिमंत्रित जल छिड़कना। उसके बाद बेहोश रमा के दाएं हाथ की अनामिका उंगली को पकड़कर दबाया और आश्चर्यजनक रूप से रमा ने एकदम से आँख खोल दी। उसके होश में आते ही तांत्रिक ने उसके मुंह पर भी गंगा जल छिड़क दिया। ऐसा करते ही रमा एकदम से उठकर बैठ गई और उस तांत्रिक की ओर हर भरी नजरों से देखने लगी। यह सब देखकर उसकी माँ मंगला और रजत की माँ संता डर रहे थे। रजत और रमन भी धड़कते दिलों से तांत्रिक की क्रिया को देख रहे थे। सभी के मन में यही सवाल था कि क्या रमा ठीक हो जाएगी। कौन है तू? चल नाम बता अपना। तांत्रिक ने उसके गुस्से की परवाह किए बिना पूछा। जवाब देने की बजाय रमा के मुंह से मर्दाना आवाज में फिर से हंसी सुनाई दी। यह देखकर एक और खड़ी हुई उसकी सहेली प्रिया भी दहल उठी। तांत्रिक ने फिर से उसकी अनामिका उंगली को पकड़कर जोर से खींच दिया। रमा के मुंह से चीख निकल गई। अब भी वही भारी आवाज थी। बोल, तू कौन है और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तांत्रिक ने फिर से उससे सवाल किया। चिल्लाते हुए रमा ने कहा, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे सवाल जवाब कर सके। भाग जा यहाँ से, वरना तुझे पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। दहाड़ा तांत्रिक भी, अपने हौसलों को इतना मत बढ़ा ए दुष्ट आत्मा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे जहन्नुम की आग में ही न झोंक दूं। यह कहते हुए उसने एक लकड़ी सी सुलगाकर उसके धुआं फूंक मारकर रमा की ओर कर दिया। वह धुआं रमा के मुंह पर जाते ही उसने एक झुरझुरी सी ली और वह इधर उधर अपने सिर को झटकने लगी। सिर के बाल बिखर गए थे, जिससे वह बड़ी भयानक लग रही थी। एकाएक वह रोने लगी। अब की बार उसकी गले से जो आवाज निकल रही थी वह रमा की ही थी। रोते हुए कहा उसने, मुझे बचा लो पापा, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। तांत्रिक ने अब उसकी उंगली छोड़ दी और उस पर वह धुआं करना भी बंद कर दिया। ठीक उसी पल जैसे बिजली सी चमकी, रमा के दाएं पैर की जोरदार लात तांत्रिक की छाती पर पड़ी और वह चीखता हुआ दूर जाकर गिरा। रमा के चेहरे पर शैतानियत नाच रही थी और मुंह से वही मर्दाना ठहाके गूंज रहे थे। यह भयानक दृश्य देखकर प्रिया डरकर वहां से भाग गई। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि तांत्रिक के मुंह से खून बह रहा था। वह कहराते हुए उठा और बोला, इस दुष्ट आत्मा से मैं पीछा नहीं छोड़ा पाऊंगा, क्योंकि यह कोई साधारण रूह नहीं है। यह बहुत शक्तिशाली है। अगर जल्दी ही इस पर काबू नहीं पाया गया तो यह रमा पर पूरी तरह हावी हो जाएगी और रमा का कमजोर शरीर यह सब सहन नहीं कर पाएगा। अब वह तांत्रिक वहां एक पल भी नहीं रुका, मगर जाते जाते वह एक ऐसी भभूत अवश्य दे गया जिसे बेकाबू हुई रमा को बेहोश किया जा सके। भभूत द्वारा उसे बेहोश कर दिया गया और एक बार सभी फिर से चिंतित हो उठे थे। उनके द्वारा किया गया उपाय निसफल होता जा रहा था। क्या रमा कभी ठीक भी हो पाएगी, यह सवाल सभी के मन में था। रजत घर की छत पर कुर्सी डालकर बैठा था। उसका मन बहुत बेचैन था। रमा पर कब्जा जमाए उस आत्मा का कोई तो इलाज होगा, इसी बेचैनी में वह खोया हुआ था। तभी उसके कानों में प्रिया की आवाज पड़ी, क्या मैं यहाँ आ सकती हूँ रजत? ख्यालों से बाहर निकलते हुए उसने देखा कि सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर प्रिया खड़ी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ प्रिया, रजत के मुंह से निकला। वह भी एक दूसरे कुर्सी पर रजत के निकट ही बैठ गई। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो मैंने सबसे छिपाया है। प्रिया की इस बात से चौंक सा गया रजत। ऐसा क्या बताना चाहती है प्रिया? आखिर क्या छिपाया उसने? ऐसा कई सवाल रजत के मन में घूमने लगा था। प्रिया ने कहना शुरू किया, जब उस मस्जिद के पास हम सब बैठकर लड्डू खाना चाहते थे तो एक मैले कुचले से कपड़े पहने हुए आदमी ने अचानक से वहां आकर हमसे कहा, यह बैठकर
कुछ भी ऐसा मत खाओ जिससे यहाँ रहने वाली आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ जाए। यह बताते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर प्रिया ने आगे बताया, उसकी बात सुनकर सब लड़कियां हंसने लगी। लड़कियों का यह व्यवहार देखकर वह आदमी गुस्से से भरकर बोला, मूर्ख लड़कियों, भाग जाओ यहाँ से, वरना बहुत पछताओगी। उसके बाद किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई कि वह बैठकर कुछ खा सके, मगर रमा ने कहा कि वह इन सब बकवास बातों पर यकीन नहीं करती। यह कर उसने वह वहां बैठकर लड्डू खा लिया। कहते हैं कि दुष्ट आत्माओं को मीठा खाया हुआ आदमी की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। उस दिन से ही रमा की जिंदगी नर्क बन गई है। काश रमा उस आदमी की बात मान लिया होती तो शायद आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। यह सब बताते हुए प्रिया बहुत उदास नजर आने लगी। उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे रजत ने उसे कहा, जिसके जिसके पास तुम जैसे अच्छे दोस्त हों उसका शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? प्रिया ने कहा, रमा हरदम तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी। उसकी नज़र में तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। मुझे भी खुशी होगी आप जैसा दोस्त पाकर। दोनों ने आपस में हाथ मिलाया। अब प्रिया ने रजत से विदा ली। जाते वक्त जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो रजत को भी अपनी ओर देखते हुए पाया। यह देखकर वह थोड़ा मुस्कुराई और वहां से चली गई। रजत का गहन अधिकार चारों ओर फैल चुका था। रमा को अब भी होश नहीं आया था। शंभू, मंगला और संता अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे। रजत रमा के पास ही कुर्सी पर बैठा हुआ था। लगभग 10 बजे तक वह जागता रहा, मगर उसके बाद उसकी आंख नींद से बोझिल होने लगी। वह कुर्सी पर लेटे हुए ही सो गया। उसके सोने के कुछ देर बाद ही रमा ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर ताकने लगी। उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वह बिस्तर से उठकर अंगड़ाई लेने लगी। एक नज़र उसने सोए हुए रजत पर डाली और कमरे से बाहर निकल गई। इसके 10 या 15 मिनट बाद ही पूरे मकान में एक चीख गूंजती चली गई। चीख इतनी तेज थी कि रजत भी एकदम से जाग गया। जागते ही सबसे पहले उसकी नज़र रमा के बिस्तर की ओर गई, जहां पर रमा नहीं थी। हड़बड़ाकर वह कमरे से बाहर भागा। बाहर निकलते ही उसकी नज़र अपने चाचा शंभू पर पड़ी। अब दोनों मिलकर रमा को ढूंढने लगे। किसी अनहोनी की आशंका से दोनों के दिल तेज तेज से धड़क रहे थे। ढूंढते हुए जब रजत किचन में पहुंचा तो हैरान रह गया। सामने फर्श पर रमा पड़ी हुई थी। उसकी कटी हुई कलाई से खून बह कर फर्श को लाल कर रहा था। उससे थोड़ी दूर पर चाकू पड़ा हुआ था। दोनों ने भागकर उसे संभाला और डॉक्टर को जल्दी से फोन मिलाया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और रमा के हाथ पर पट्टी भी बांध दी। रमा फिर से बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई थी। पड़ोस का एक आदमी राका भी वहां अब उपस्थित था। उसने रजत को बताया कि एक मौलवी हैं जो रमा को इस आफत से बाहर निकाल कर ठीक कर सकते हैं। यह कहकर उसने उसका फ़ोन नंबर रजत को लिख दिया। वह कोई जमाल खान नामक मुस्लिम था जो नगीना नामक स्थान पर रहता था। रजत ने फ़ोन पर उससे सारी बातें बताई। जमाल खान ने कहा कि बंद गाड़ी से मेरे पास लाया जाए और ध्यान रहे कि जब वह मेरे गांव की सीमा में प्रवेश करेगी तो आक्रामक भी हो सकती है, क्योंकि मैंने गांव की सीमा को मंत्रों द्वारा बांध रखा है, जिस कारण जब कोई दुष्ट आत्मा वहां से गुजरती है तो उसे बहुत परेशानी होती है। मगर जब तक तुम मेरे पास ना पहुंचो तुम्हें उसे गाड़ी से नीचे नहीं उतारने देना है। रजत और उसके परिजनों को फिर से एक आशा की किरण दिखाई दी। अगले दिन ही रजत ने अपने चाचा शंभू, अपने दोस्त रमन और अपनी मां शांता देवी को साथ लेकर कार द्वारा जमाल खान के पास जाने की तैयार कर ली थी। भभूत द्वारा रमा को फिर से बेहोश कर दिया गया था। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद रजत की नज़र उस बोर्ड पर गई जिस पर
नगीना 3 किलोमीटर लिखा हुआ था। अभी गाड़ी नगीना की सीमा में प्रवेश कर ही रही थी कि रमा ने एकदम से अपनी आंखें खोली और इधर-उधर देखने लगी। फिर एकदम से उसके मुंह से गुर्राहट निकली, गाड़ी को यहीं रोक दो वरना तुम सबकी खैर नहीं। गाड़ी का ड्राइव कर रहे रजत डर गया। गाड़ी में सवार अन्य लोग भी घबरा गए थे। इस इसे कसकर पकड़ लो सभी लोग, चिल्लाए रजत। हम बस कुछ ही मिनटों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारी मंजिल मौत होगी अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी। बिखरे बालों और अंगारों से जलती आंखों वाली रमा ड्राइव कर रहे रजत पर पीछे से झपटी। उसके एकदम से हमलावर होने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने पीछे से रजत की गर्दन पर अपने नाखूनों से वार किया। पीड़ा से कहरा उठा हुआ, पर एक पल के लिए गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ गया। फलस्वरूप गाड़ी सड़क पर इधर-उधर लहराने लगी, मगर जल्दी ही रजत ने उसे कंट्रोल कर लिया, नहीं तो गाड़ी कहीं टकरा कर दुर्घटना हो जाता। शंभू और संता ने उसे पकड़कर रजत से अगला किया। किसी को नहीं छोड़ूंगा, मरोगे सब के सब। फिर से मर्दाना आवाज में रमा ने कुछ मुंह से निकल रही थी। गाड़ी रोककर मुझे नीचे उतार दो वरना सबके सब भुगतोगे। यह कहकर उसने संता देवी का गर्दन पकड़ ली। रमा और शंभू रमा को पकड़कर संता से अलग करने की कोशिश करने लगे, मगर उसके जिस्म पर पता नहीं कैसी शैतानी ताकत सवार थी, जिसके कारण उसकी पकड़ बड़ी मजबूत थी। छीना झपटी वाले माहौल बन गया था। किसी तरह संता को उससे अलग किया गया। तब पलटकर उसने रमन के कंधे पर अपने दांत गड़ा दिया। दर्द से चिल्लाया रमन। इस बीच गाड़ी नगीना पहुंच गई थी। रजत ने एक मदरसे के सामने गाड़ी रोकी और जल्दी से जमाल खान के नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद ही वह गाड़ी के पास पहुंच गया था। उसकी उम्र 50 के करीब थी। मूछें नहीं रखी हुई था वह, लेकिन दाढ़ी काफी बड़ी थी। सिर पर जालीदार टोपी पहना था। वह कुल मिलाकर लंबा तगड़ा और मजबूत आदमी था। जमाल खान उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और मंत्र पढ़ते हुए एक काला टीका रमा के माथे पर लगा दिया। ऐसा करते ही रमा कुछ स्थिर सी पड़ गई। ऐसा करते ही रमा कुछ कमजोर सा पड़ गई। अब उसे पकड़कर नीचे उतारा गया। थोड़ी देर बाद मदरसे के सामने ही सफेद पदरीथी से एक गोला घेरा खींचकर उसमें रमा को बिठाया गया। उसके ठीक सामने जमाल खान बैठा हुआ था। उसने चिमटे जैसी एक लकड़ी से रमा का अनामिका उंगली को दबाया। ऐसा करते ही रमा के मुंह से डरावनी चीखें निकलने लगी। कभी गुर्राहट और कभी उनकी आवाजें वह गूंज रही थी। उसके बाद जमाल खान ने एक सफ़ेद धागा लिया और उसको अपने दोनों हाथों में पकड़कर बल देने लगा। साथ साथ कुछ बुदबुदा भी रहा था। बुदबुदाते हुए उसने उस धागे को हल्का सा रमा के गले में बांध दिया और कड़क आवाज में सवाल किया, बता कौन है तू और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है। रमा ने जलती आंखों से उसे देखा और दहाड़ती, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, बोल भी जो तू मुझे अपना आदेश सुना रहा है। नहीं छोड़ूंगा इस लड़की को, तुझे जो करना है कर ले। अच्छा, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह कर उसने रमा के गले में बांधे हुए धागे को कसना शुरू किया। इसी के साथ रमा पर सवार शैतान दर्द से बिलबिला सा उठा। उसके बाद मौलवी ने फिर से लकड़ी द्वारा उसकी अनामिका उंगली को जोर से खींचा। दर्द से बिलबिलाते हुए चीखा शैतान, बंद करो यह सब, मैं सब कुछ बताता हूँ। ठीक है तो फिर हो जा शुरू, मौलवी ने उसे कुछ ढील देते हुए कहा। रमा के शरीर पर हावी उसरों ने अपनी भारी आवाज़ में बताना शुरू किया, मेरा नाम मोहसिन है, मुझे तलवार से काटकर मार डाला गया था। तब से मैं उसी मस्जिद के पास स्थित पर समाधि पर ही रहता हूँ। तुझे किसने और क्यों मारा?
पूछा मौलवी ने। लाल आंखों से मौलवी को घूरते हुए चिल्लाई, वाह, मैंने उसी जगह पर अताउल्लाह की बेटी फरजाना का बलात्कार किया था। फरजाना के बाप और भाइयों ने मुझे तलवार से काट कर मार दिया। जीते जी भी तुमने इंतहा बुरे कर्म किए हैं और अब मरने के बाद भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तुझे उस परिवर्तिका ने नया का भी खौफ नहीं जो तुझे जहन्नुम की आग में झोंक देगा। इस लड़की के जिस्म पर कब्जा क्यों किया है तूने? इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? या मुझे फरजाना जैसी खूबसूरत लगी थी इसलिए मेरे दिल आ गया था इस पे। मैंने इसे कभी छत से गिरकर तो कभी चाकू से हाथ कटवा कर मारने की भी कोशिश की, मगर इसका भाई ने बार बार बीच में आकर इसको बचा लिया। लेकिन कब तक बचाओ गैया? इसे तो अब मरना होगा। अपने होश की दवा कर या जालिम दाढ़ा मौलवी। तेरे जैसे पता नहीं कितनी नापाक रूहों मेरे सामने रहम की भीख मांगती नजर आती हैं। अब तेरा भी जाने का समय आ गया है। यह कहकर मौलवी ने लोबान जलाकर धुआं कर दिया और मंत्र पढ़ते हुए रमा के माथे की बीचों बीच अपने दाएं हाथ का अंगूठा रख दिया। जैसे ही लोबान का धुआं रमा के नदनों में गया, वह फिर से चीख चिल्लाने लगा, बालों को इधर उधर झटकने लगी। एक अजीब सी बेचैनी से उसका सारा जिस्म कांप रहा था। आखिरी बार उसके मुंह से चीख निकली और वह उसे घर में लुढ़क गई। मौलवी ने अपना हाथ में एक किताब ली और जोर जोर से कुछ पढ़ने लगा। रमा की जिस्म कांप रही थी और फिर एक तेज झटका खाकर वह शांत सी हो गई। यह सब देखकर शंभू ने घबराकर मौलवी से कहा, क्या हो रहा है रमा को? कहीं उसे कुछ हो न जाए। मौलवी ने कहा, इसे सता रही शैतानी रूह का कब्जा अब इसके शरीर पर नहीं रहा। अब यह बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर बाद यह उठ जाएगी। मौलवी की इस बात से सभी के चेहरे पर खुशी का भाव उभरे। शंभू ने मन ही मन भगवान की शुक्रिया अदा किया और उस मौलवी का भी बड़ा एहसानमंद हुआ। तो दोस्तों, इस तरह से रमा ठीक हो जाती है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।